ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी जब आपने विदाउट कोलिजन कंसिडर किया था, तो आपने ये सेंटर वाली जो टर्म है जिसमें ओमेगा सी आपको नजर आ रहा है जो कि आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो जब हम कोलिजन लेते हैं तो फिर यहाँ पे हम कोलिजन की टर्म को इंक्लूड करते हैं। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि आप जैसे हमने प्रीवियसली किया था कि इसमें वी को हम डिफाइन करते हैं विद एनी जो आपका एम्पलीट्यूड है कोई कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई बाय द एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और एक्सपोनेंशियल फैक्टर मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि किस लिए हम लेंगे, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑसिलेटिंग, तो उसके ऑसिलेटिंग बिहेवियर की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होंगे उनकी वेलोसिटी भी जो होगी वो ऑसिलेटिंग ही बिहेव करेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि v की जो वैल्यू है वो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में यहाँ पे, और इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और उसके बाद यहाँ पे ये एज इट इज v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। तो जब आप इसका डेरिवेटिव आपने लिया था तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव में आयोटा ओमेगा की टर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और बाकी टर्म एज इट इज आपकी m भी साथ आ रहा है और एक्सपोनेंशियल भी। यहाँ पे हमने इसे कुछ चेंज नहीं किया और ये आपने e की वैल्यू लगाई हुई है। फोर्स की वैल्यू एक्चुअली आप लगाते हैं क्यू ई, तो क्यू किसकी जगह, क्यू की जगह रिप्लेस हो रहा है ई। ठीक है, और ई की जगह पे क्या वैल्यू आ रही है, ई की जगह पे आ रही है ई नॉट ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, थ्रू आउट दिस इक्वेशन आप जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसे कैंसिल करेंगे यहाँ से और यहाँ से। यहाँ दो टर्म्स में से आप मैथ को कॉमन ले लेते हैं और ए को कॉमन ले लेते हैं, तो ए विल बी इक्वल टू आपका ई नॉट ओवर क्योंकि हमने यहाँ से m को कॉमन लिया है तो m इंटू आयोटा ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ठीक है, तो अब ये जो आपकी a की वैल्यू आ गई जो कि आपके पास एम्पलीट्यूड होता है उसकी कोई वैल्यू है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ ई नॉट और ये आ गई, यानी कि हमने सिंपली उठा के इसे यहाँ एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ तक जो हमारे पास v की वैल्यू आई, उसके बाद हमने यहाँ एक एडिशनल वर्क किया था जो कि कोलिजन लेस के केस में हमने नहीं किया था, क्योंकि यहाँ जब आप कोलिजन कंसिडर करते हैं तो वो वहाँ पे आपके पास टर्म्स जो होती हैं या क्वांटिटी सिंपल नहीं रह जाती कोलिजन्स की वजह से। वेलोसिटी में या जो आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कोलिजन की वजह से कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर राइज होते हैं, तो वो उतना सिंपल नहीं है जितना कोलिजन के बगैर है। तो यहाँ सिंपलिसिटी के लिए ये कि हम क्यों करने लगे हैं, क्योंकि हमें आगे जाके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, इसलिए जो हमारे पास वेलोसिटी की टर्म है इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसके कॉन्जुगेट से ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये क्या है, आयोटा ओमेगा प्लस ओमेगा सी। आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं ओमेगा सी प्लस आयोटा ओमेगा, इसका कॉन्जुगेट क्या है ओमेगा सी माइनस आयोटा ओमेगा, तो उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो ये आपके पास ओमेगा सी माइनस आयोटा ओमेगा आ गया। और यहाँ पे आप देखें इसके डिनोमिनेटर से आपका जो आयोटा है यानी कि इमेजिनरी फैक्टर है वो यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको डिनोमिनेटर को हमने इमेजिनरी नहीं होने दिया, इसको रियल बना दिया ताकि हमें आगे से यहाँ इमेजिनरी और रियल पार्ट को सेपरेट करना आसान हो। ठीक है, तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं दैट इज इक्वल टू एन ई वी, और यहाँ पे हम v की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। एन ई वी इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर, ये आपका e जो है वो इस e के साथ मिलके स्क्वेयर बना रहा है और यहाँ पे आप v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे e नॉट ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी है और यहाँ पे e है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी कि e किसके इक्वल होता है, e नॉट ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी, तो यहाँ पे हमने उसको री सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आपने लगा दी यहाँ पे v की वैल्यू, तो आपके पास करंट डेंसिटी आ गई। जब हमने कोलिजन को कंसिडर नहीं किया था तो हमने पहले वेलोसिटी निकाली, फिर करंट डेंसिटी निकाली, फिर हमने मैक्सवेल इक्वेशन यूज की, फिर हमने मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर द मीडियम जो है वो यूज की और उन दोनों को कंपेयर किया और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी निकालने के बाद हम अगेन
यूज करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन में हम आई सी यानी कि जो करंट डेंसिटी है उसकी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से अगेन हम एप्सिलॉन आयोटा ओमेगा ई, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो बाहर कॉमन ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे इस सारी टर्म की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस, और अगेन कल जो हम ओमेगा पी की जो डेफिनेशन देख रहे थे, एन स्क्वायर ओवर एम, ये आपको मिलके देगी ओमेगा पी स्क्वायर की जो डेफिनेशन है। ठीक है, ये ओमेगा पी स्क्वायर इसलिए बन गया, और ओमेगा सी माइनस आयोटा ओमेगा एज इट इज आ गया, ओमेगा सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये आयोटा ओमेगा कहाँ से आया, क्योंकि हमने यहाँ से आयोटा ओमेगा को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, तो यहाँ ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये आपके पास आ गया डेल क्रॉस बी, जो कि हमने प्लाज्मा के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी और उससे हमने इसको ड्राइव किया बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी इन मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे विदाउट कोलिजन हमने कहा कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशन थी वो हमने लास्ट टाइम लिखी थी, तो उसमें हमने लिखा था डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन और डी ई बाई डी टी। वहां पे यहाँ पे ये वाला फैक्टर हमने नहीं लिखा था, बल्कि सिंपली एप्सिलॉन लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो ये कि हम प्राइम का सिंबल यूज करें ताकि हम विद कोलिजन और विदाउट कोलिजन का जो फैक्टर है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, और दूसरा इसको हमने डायलैक्ट्रिक को हमने सपोज किया है क्योंकि हम कोलिजन्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो कोलिजन सिंपल नहीं है, और कोलिजन आयंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी हैं, कोलिजन आयन और न्यूट्रल के दौरान भी हैं, दरमियान में भी होंगी, और कोलिजन जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल्स के दरमियान भी होंगी। ठीक है, तो कोलिजन को कंसिडर करने का मतलब ये है कि आप एक सिंगल टर्म को नहीं बल्कि डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन जो है उनको कंसिडर कर रहे हैं, तो उनके जो इफेक्ट्स जो हैं वो सिंपल इफेक्ट्स नहीं होंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट्स होंगे। इसलिए हम जो है हमें जैसे नजर आ रहा है यहाँ पे डेल क्रॉस बी से कि यहाँ पे हमें रियल टर्म भी नजर आएगी और इमेजिनरी टर्म भी नजर आ रही हैं, तो इसलिए रियल और इमेजिनरी को सेपरेट रखने के लिए हम जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का कंसिडर करेंगे उसको भी 2 पार्ट्स मिलेंगे, इसमें ई प्राइम और ई डबल प्राइम, ताकि एक जो है, और आयोटा इसके साथ हमने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया है कि एक जो है ई प्राइम आपका वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो आयोटा ई है उसके ई डबल प्राइम जो है वो उसके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन को हमने मीडियम के लिए जो है वो लिखा है। ठीक है, अगेन आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डी ई बाई डी टी। ठीक है, अच्छा ये आपने किस तरह से बनाना है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है ई नॉट ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। तो जब आप उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आयोटा ओमेगा आ जाएगा आपके पास, और बाकी की सारी टर्म अगेन जो है वो आपके पास ई बन जाएगी। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? जी मैम। यस मैम। यहाँ पे जब आप ई की वैल्यू लगाएंगे दैट इज ई नॉट ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी है, तो एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वो आ जाएगा साथ आयोटा ओमेगा, और बाकी सारी दोबारा से वो टर्म किसके इक्वल होगी, ई की। तो इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया सिंप्लीफाई करके। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई 1.20 और 1.21। तो इन दोनों को कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड को आपने कंपेयर करना है। अब जब आप राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, जब आप इसको लेफ्ट साइड पे ये वाला फैक्टर लिखेंगे, राइट साइड पे ये, तो यहाँ आपने बाय कंपैरिजन रियल पार्ट लिखना है और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। ठीक है, अगर आप यहीं से देखें तो यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन आयोटा ओमेगा ई, तो यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन म्यू नॉट आयोटा ओमेगा ई। तो ये टर्म तो कंप्लीटली यहाँ से कैंसिल हो गई, तो आपके पास ई प्राइम माइनस आयोटा ई डबल प्राइम है। तो जब आपने रियल पार्ट लिखना है तो आप यहाँ पे देखें आपका रियल पार्ट क्या बनेगा, रियल पार्ट में आएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखें जब आप यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा पी स्क्वायर इंटू ओमेगा सी है,
ये आपका रियल पार्ट है, ठीक है यहाँ तक। लेकिन जब आप आगे मल्टीप्लाई करें माइनस, तो ये आ जाएगा आयोटा ओमेगा इंटू ओमेगा पी स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन जब आप यहाँ ओमेगा पी स्क्वायर को ओमेगा सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऊपर तो इसका रियल पार्ट बन रहा है, लेकिन नीचे इसके ये डिनोमिनेटर की टर्म पूरी है, तो ये आपका कौन सा पार्ट बन रहा है, इमेजिनरी पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो ओमेगा पी स्क्वायर इंटू ओमेगा सी ओवर आयोटा ओमेगा इंटू ओमेगा सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका कौन सा पार्ट बनेगा, आपका इमेजिनरी पार्ट बनेगा, ठीक है। और अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा पी स्क्वायर इंटू आयोटा ओमेगा, और नीचे वाला ये जो आयोटा ओमेगा है वो इस आयोटा ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपके पास ओमेगा पी स्क्वायर ओवर ओमेगा सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाता है, जिसमें कहीं आयोटा मौजूद नहीं है। तो ये 1 और यहाँ से ये माइनस साइन जनरेट होता है, तो 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर ओवर ओमेगा सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास रियल पार्ट आ जाता है। क्लास यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है? जी मैम। यहाँ आप सिंपली ओमेगा पी स्क्वायर को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उनको सेपरेट करके उनके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करके लिखें, जिसमें ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, सॉरी आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, वो आपका रियल पार्ट रह जाएगा, और जिसमें आयोटा आपके एग्जिस्ट कर रहा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट। ये मैंने आपको इक्वेशन के ऊपर से ऐसे सॉल्व करके बताया है, आप इसको सॉल्व करके देखें, ओपन करके देखें स्टेप को। अभी आपके पास दो टर्म्स आ गई इसकी, ठीक है। नो आपको यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं डी ई डबल प्राइम डी ओमेगा सी, यानी कि ये जो ई डबल प्राइम है एक्चुअली ये है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो हमें प्लाज्मा के अंदर जो आने वाला कोई सिग्नल, कोई रेडिएशन या कोई साइकिल अगर आ रहा है तो उसके डिके या ग्रोथ के बारे में बताता है, ठीक है। इमेजिनरी उसमें वो आपका सिग्नल जो है वो कितना डिके हुआ उसके अंदर आके। तो आप जैसे आप मैथमेटिक्स में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे आप मैक्सिमम निकालते हैं या मिनिमा निकालते हैं, तो इसी तरह मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए आप इसको डी ई डबल प्राइम डी ई जो यानी कि आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा सी यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव लेके उसको 0 के इक्वल कंसिडर करते हैं, ठीक है, मैक्सिमा निकालने के लिए। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म आपके पास आएगी डिफरेंशिएट करके विच इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हम बेसिकली इसको इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो वो इसको सॉल्व करके ये आपके पास आएगा। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या कंसिडर करना है, आपने करना है कि टू फाइंड आउट द मैक्सिमा डी ई डबल प्राइम ओवर डी ओमेगा सी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ से इसका डेरिवेटिव ले लिया और इसको इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। ये एक ही दफा में 0 नहीं करना, ये 2 स्टेप्स हैं। तो अब आप जब जिसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये भी 0 हो जाएगा, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओमेगा सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो ये आपके पास बनेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि ये टर्म तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 0 हो जाएगी, यहाँ से ये इससे माइनस होके ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपको क्या मिलेगा, ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये आपको मैक्सिमा की कंडीशन मिल रही है यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन ये करते हैं कि जब हमारे पास किसी प्लाज्मा के अंदर n नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हों या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों पर यूनिट वॉल्यूम में, तो हम उनको कब कंसीडर कर सकते हैं कि वो कांस्टेंट है, यानी कि वो चेंज नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि उस वक्त वो आपका कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर। देखें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते जाएंगे उतना ही प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि जितने चार्ज पार्टिकल हैं वो ड्यूरिंग द मोशन एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं, एक बेशक वो कोलिजन के जरिए लगाएं, बेशक वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगाएं, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आपको बताएगी कि कौन सा पॉइंट है
यानी कि ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा, जब कुलैयन फ्रीक्वेंसी जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, तो तब आपके पास जो ई डबल प्राइम यानी कि जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू जो है, या उसका जो लॉस है, या जो वेव जो आपका सिग्नल आ रहा है वो मैक्सिमम डैम्प करता है कब, जब आपका ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी होगा। यानी कि ये वाली कंडीशन आएगी उस वक्त कुलैयंस की वजह से मैक्सिमम लॉस होगा आपका। यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अगर आपने कभी पढ़ी हो, आपने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑप्टिक्स में पढ़ी होंगी, या जो लाइट्स के चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ी होंगी। डिफरेंट टाइप की आपने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसमें आपके पास रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो डिफरेंट आपने उसके लास्ट के बारे में पढ़ा है, बेंडिंग है यानी कि जिसको आप डायफ्लेक्शन बोलते हैं, उसके बाद पोलराइजेशन है। तो ये वाली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आपने गैसेस के लिए डिफरेंट रिसर्चर ने वर्क किया है और गैसेस के लिए जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फाइंड आउट की हैं। सिमिलरली अगर गैसेस के लिए आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो प्लाज्मा के लिए भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो कौन सी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हम प्लाज्मा की डिस्कस कर सकते हैं और उससे हमें प्लाज्मा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अभी तक जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो प्लाज्मा का बिहेवियर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि प्लाज्मा किस तरह से, प्लाज्मा के अंदर पार्टिकल क्या हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं, और उसका प्लाज्मा का बिहेवियर कैसा होता है, रिस्पांस कैसा होता है। प्लाज्मा अगर कंडक्ट कर रहा है तो क्या वो नॉर्मली जैसे बाकी मीडियम है उस तरह से कंडक्ट करता है, और क्या क्या कंडक्ट करवा सकता है। जिस तरह से मेटल्स की, ग्लास की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आप कंसिडर करते हैं, डिफरेंट मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आप स्टडी करते हैं, तो क्या इसी तरह प्लाज्मा की भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि आप प्लाज्मा को कंसिडर करते हैं एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो जो आपकी थ्री स्टेट्स हैं, जैसे आपका सॉलिड है, ग्लासेस क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड है या गैसेस हैं, वो आपके मैटर की स्टेट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं। सॉलिड में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स में कंडक्टर भी शामिल हैं, सॉलिड्स में मेटल्स भी शामिल हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरह जो ग्लास है वो भी सॉलिड ही मटेरियल होता है, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं। इस तरह आपने गैसेस का है, तो गैसेस भी कंडक्ट कर सकती हैं, तो गैसेस की भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो हम ये चीजें वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कह रहे हैं, तो लाइक अदर स्टेट्स इसकी भी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी जो आपने एक्सप्लेन करनी है। आप सॉलिड को सॉलिड किस तरह से कह रहे हैं, गैसेस को गैसेस क्यों कह रहे हैं, कि उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज की बेस पे कह रहे हैं। इन अ सिमिलर वे जो प्लाज्मा है उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस पे आप प्लाज्मा को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे अभी हमने उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं उसमें, या आप उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। अभी हमने विदाउट कोलिजन जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाला था प्लाज्मा का, वो ये था, E इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पी क्या है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला आपने डिफाइन किया एन स्क्वायर ओवर एम ई नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हमें बताती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम के अंदर, ये रेशो होती है, आपको पता है एन इज इक्वल टू होता है सी ओवर वी। सी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है और वी जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उसका फॉर्मूला लेके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर जो लाइट है जब वो फ्लो पास करेगी तो कैसा रिस्पांस आएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह का होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्चुअली जो सिंपल फॉर्म है म्यू इज इक्वल टू होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अंडर रूट ई, ये वाला जो आप एप्सिलॉन ले रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसका अंडर रूट। तो म्यू इज इक्वल टू ई की वैल्यू आपने ये ली तो ये आपका अंडर रूट की फॉर्म में आ गया 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप ओमेगा पी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपको यहाँ पे एन नजर आ रहा है और साथ यहाँ नीचे ओमेगा स्क्वायर है। तो
ये आपकी रेशो जो है वो बनेगी n/n सी की। ये मैं आपको 2 स्टेप हैं, ये वैसे ही लिख के आपको पेज में उसको बता दूंगी कि ये वाला किस तरह से बना है, ठीक है। तो इन्हीं की रेशो से ये बन रहा है। बेसिकली हम दिखाना क्या चाह रहे हैं कि म्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, n/n/c। जिस तरह से आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं या कट ऑफ वैल्यू कहते हैं या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं या आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसी तरह यहाँ पे एक क्रिटिकल डेंसिटी है जिसको आप NC कह रहे हैं। तो ये आपको एक लिमिट देती है कि हाँ इस लिमिट से, यानी कि इस लिमिट से कम डेंसिटी की रेडिएशन या इस लिमिट से ज्यादा की डेंसिटी की रेडिएशन जो है वो प्लाज्मा में से फ्लो कर सकती हैं या नहीं कर सकती। ये आपको क्या देती है, रेडिएशन की अपर लिमिट देती है। यानी कि आपने एक NC बना लिया, अब NC से जो नीचे वाली जो रेडिएशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी वो प्लाज्मा के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगी, वो प्लाज्मा में से फ्लो नहीं कर सकेंगी। NC वो क्रिटिकल डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, NC वो क्रिटिकल पॉइंट है जिससे ऊपर वाली जो रेडिएशन है वो प्लाज्मा के अंदर से फ्लो कर रही होंगी, ठीक है। अब आप देखें, इस इक्वेशन को सामने रखें, अगर आपका ओमेगा पी जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर हो, चले पहले लेस देन का केस देखें। अगर ओमेगा पी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर हो तो म्यू की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। अगर ओमेगा पी स्क्वायर ओवर लेस देन ओमेगा स्क्वायर है तो आपके पास ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेस देन 1 होगी। तो आप ये कहेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है इस वक्त वो पॉजिटिव आई है और जो रेडिएशन होगी वो प्लाज्मा में से फ्लो कर सकेगी, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर लेस देन, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, आप 1 में से उस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये लेस देन 1 हो जाएगा टोटल म्यू की वैल्यू, ऐसे ही है। यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास 0 पॉइंट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। जब आपका ये इससे लेस होगा, जब ओमेगा पी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर होगी तो यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास लेस 1 से लेस वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू को जब आप 1 में से माइनस करेंगे तो फिर आपके पास जो टोटल म्यू की वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, यानी कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लेस देन 1 होगा। जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 होगा तो आप ये कहेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है प्लाज्मा के अंदर वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट में आपको बोला n = c/v, ठीक है। तो आप c/v में आप देखें, अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो आप जरा एक पेन पेंसिल से लिख के देखिएगा कि c = 0 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय v, तो जो v होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी एज कंपेयर टू द c, ठीक है। तो जब आपका दूसरा केस आप कंसिडर करें, जब आप कहेंगे कि ओमेगा पी जो है वो लार्जर देन ओमेगा स्क्वायर हो जाए तो आपकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो यहाँ बढ़ जाएगी और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो जब इमेजिनरी होगा तो हम कहेंगे कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो प्लाज्मा में से ट्रांसमिट नहीं होंगी बल्कि रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएंगी, उससे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो यानी कि इन्हीं 2 पैरामीटर्स ओमेगा पी और ओमेगा की बेस पे आप बता सकते हैं कि कौन सी रेडिएशन प्लाज्मा में से ट्रांसमिट कर जाएंगी, फ्लो कर जाएंगी, और कौन सी उससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो थर्ड कंडीशन ये है कि जब आपका ओमेगा पी = ओमेगा हो तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 की कंडीशन सिर्फ उस वक्त होती है जब आपका प्लाज्मा आइडियल प्लाज्मा हो, और आइडियल प्लाज्मा में हम कोलेजन जो है उसे कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो और लेकिन हम यहाँ पे जो अभी पीछे हमने प्रीवियस किया हमने उसमें कोलेजन्स को कंसिडर किया था, और उसमें डायलैक्ट्रिक, जब कोलेजन्स को हमने कंसिडर किया तो हमने जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट था उसको यूं डिफाइन किया था E' - आयोटा E', ठीक है। तो जो आपने वहां पे E' की वैल्यू लगाई थी वो हमने लिख दी, और जो आपने E'' की वैल्यू ली थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब ये क्यों हम लिख रहे हैं कि हमने म्यू निकालना है, और म्यू किसके इक्वल होता है, E अंडर रूट के।
ई अंडर रूट के इक्वल होगा या म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ई होगा। तो यही आपका जो है इसका स्क्वायर लेने तो आपका म्यू स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, आपको अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन दी है कि म्यू इज इक्वल टू ई अंडर रूट होता है या ई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर होता है। तो यही आप इसका यहाँ पे ई की बजाय क्या लिख लेंगे, म्यू स्क्वायर। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा फॉर द केस ऑफ कुलयन। ये जो आपने ऊपर लिखा है ये आइडियल केस में जब आप कुलयंस को कंसिडर नहीं कर रहे, और ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब आप कुलयन को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे इसने क्या किया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। इस पूरी टर्म में से इसने ओमेगा पी स्क्वायर ओवर ओमेगा सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ली है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और ओमेगा पी स्क्वायर ओवर ओमेगा, इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो विदाउट कुलयन और विद कुलयन पैरामीटर्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमने ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और जो आपका बताया है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी विद कुलयन और विदाउट कुलयन जो है वो हमने ड्राइव किया है यहाँ पे। तो यहाँ तक इसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो हैं हमने डिस्कस की हैं प्लाज्मा की। तो इट मीन्स कि लाइक अदर्स जो आपके स्टेट ऑफ मैटर है, प्लाज्मा का भी जो ऑप्टिकल बिहेवियर जो है वो चेंज होता है डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ।